लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की क्रूर सेना ने पीओके को जलियांवाला बाग बना दिया और आसिम मुनीर खुद जनरल डायर बन गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग सस्ती बिजली, आटा और नौकरियों की मांग कर रहे थे, उन पर पुंछ डिवीजन में पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने कल रात बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, बर्बरता दिखाई और 9 लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला, उनकी हत्या कर दी। पीओके के लोगों पर यह अत्याचार सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो अपने मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को स्थगित कर दें, लेकिन जनरल डायर बना आसिम मुनीर ऐसा करके भी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आपको यहां सड़कों पर उतरे हुए दिखाई देंगे, जो विरोध कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। और रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने सेना और सरकार को यह कहते हुए ललकारा कि अब वो इस जुल्म को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अब और सहेंगे नहीं। बड़ी बात इसमें यह है कि आसिम मुनीर ने हजारों जवानों को पीओके में तैनात किया है, लेकिन इसके बावजूद पीओके के लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित नहीं किया है। वो अड़े हुए हैं, वो खड़े हैं। 9 लोगों की हत्या के बाद भी सरकार और सेना का विद्रोह करने के लिए लॉन्ग मार्च निकाला गया और इसमें भी पीओके की आजादी के नारे लगाए गए। और यकीन मानिए, पीओके में इस बार जो हो रहा है वो पहले हुए तमाम आंदोलन से बिल्कुल अलग है, जुदा है। आसिम मुनीर को डर है कि यह विद्रोह पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने की नींव भी बन सकता है। सोचिए, जो पाकिस्तान ईरान युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशें करके खुद को शांति दूत साबित कर रहा था, उस पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है? असली चेहरा यह है कि पीओके के लोगों को वो बेरहमी से मार रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, और तब मार रहा है जब ये लोग भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन इन मुसलमानों के मानवाधिकारों की बात करने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं। अगर होता तो शायद संयुक्त राष्ट्र में आज पीओके के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया गया होता, ठीक उसी तरह जैसे गजा के मुद्दे पर बुलाया गया था। और यहां तो यह भी देखिए अब कि इन लोगों की आखिर मांगें क्या है। ये लोग तो पिछले साल जो मुजफ्फराबाद समझौता हुआ था उसे ही लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो कि यह कहता है कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10 से 15% तक बिजली मिलती है, उस पीओके के साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उसे न सिर्फ पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए बल्कि बिजली को सस्ती दरों पर उपलब्ध भी करवाना चाहिए। और यह कोई गैर वाजिब मांग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बड़ी साधारण सी मांग है। अगर पाकिस्तान को 10 से 15% बिजली पीओके से मिलती है तो इतना तो वहां के मुसलमानों का हक बनता है कि उनके घरों में भी यह बिजली पहुंचे। लेकिन आसिम मुनीर को यह मांग बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इसी समझौते में यह भी लिखा हुआ है कि पीओके के लोगों को गेहूं और अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि ये लोग सस्ता अनाज मांग रहे हैं और इन्हें गोलियां मिल रही हैं, जबकि ये गोलियां अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी से सस्ती नहीं होगी, महंगी ही होगी। लेकिन इन मूलभूत मांगों के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके के लोगों का दमन कर रही है, उन्हें कुचल रही है और पूरी दुनिया इस पर खामोश है, चुप है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, यानी कि वहां की सरकार यह ढोंग करती है कि उसने पीओके को शासन व्यवस्था, अधिकारों की आजादी दी है और इसी आधार पर पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस कड़वे इतिहास का एक रिवीजन कराना चाहते हैं। विभाजन के समय साल 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, यह आप सब जानते हैं। वो अलग रियासत थी और उसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। उस समय जम्मू कश्मीर ने शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहने की कोशिश की, लेकिन अक्टूबर 1947 में परिस्थिति बदल गई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। उन्होंने हमला कर दिया और उस वक्त हमलावर तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। और इस संकट के बीच में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी, जबकि भारत की तत्कालीन सरकार ने सहायता देने से पहले जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में कानूनी विलय की मांग रखी। यह बिल्कुल सीधी मांग थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंच गई। विलय पत्र के तहत पूरा जम्मू कश्मीर हमारा था, पूरा,
लेकिन पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जिन इलाकों पर उस समय कब्जा किया था, उसके कारण कश्मीर का एक हिस्सा उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लेकिन इन सारी बातों में एक विडंबना ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो आपको सुननी चाहिए। जम्मू कश्मीर के विलय से पहले जिन कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उन लड़ाकों में पुंछ के सुधन समुदाय के लोग शामिल थे। इन लोगों ने तब पाकिस्तान के लिए कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया। किसके लिए? पाकिस्तान के। लेकिन बहुत जल्द पीओके पर कब्जा करने वाले इन्हीं लड़ाकों के साथ पाकिस्तान में गद्दारी हो गई। विभाजन के सिर्फ 8 साल के बाद पीओके के पुंछ में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह भड़का, जिसे पुंछ अपराइजिंग कहा गया। इस विद्रोह का कारण यह था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर घोषित करके अच्छा खासा ढोंग किया गया। लेकिन जमीनी हालात ये थे कि कब्जा करने वाले लोगों की पीओके में एक नहीं चल रही थी, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था। इन लोगों के नेता सरदार इब्राहिम खान थे, जो आजाद कश्मीर की सरकार के पहले बड़े नेता बने। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को उन पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए उनकी सरकार को हटा दिया गया। 1955 तक तनाव इतना बढ़ गया कि स्थानीय मुसलमानों और पाकिस्तान समर्थित सुरक्षा बलों के बीच में टकराव शुरू हो गया। ठीक वैसा ही टकराव जैसा आज इस समय हो रहा है। और उस वक्त भी पीओके के लोग अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और आज भी 2026 में कहानी ज्यादा बदली नहीं है। वो आज भी लड़ी रहे हैं, आज भी मांग ही कर रहे हैं। बोल के लब आजाद हैं तेरे, कह रहे हैं। पीओके के लोग वही मांगे कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ देता रहा है। उनको सिर्फ पाकिस्तान से अन्याय मिला है, बर्बरता, क्रूरता मिली है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पीओके और बदलते जम्मू कश्मीर की एक तुलना देख लीजिए। क्या बदलाव दोनों में आए हैं वो आप समझ जाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर का सालाना बजट 1,13,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पीओके का बजट सिर्फ 9,885 करोड़ का है। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक साल के बजट में पीओके का 11 साल का बजट समा सकता है। और यह अंतर यहीं पर खत्म नहीं होता। पहले तो देखिए कितना बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर यहीं तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,86,000 करोड़ रुपए की है, जबकि पीओके की जीडीपी सिर्फ 58,000 करोड़ की है। और यहां भी अंतर किसी गहरी खाई के जैसा ही नजर आता है। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,68,000 रुपए है, जबकि पीओके में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय, पर कैपिटा इनकम 1,20,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर में महंगाई दर 3.47% है, जबकि पीओके में यही महंगाई दर 11.1% है, जो पूरे भारत की महंगाई दर से भी कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि पीओके की 40% आबादी गरीबी और भूखमरी से जूझ रही है। इस समय पीओके में जो लोग आज तक देख रहे हैं, उन्हें भी यह अंतर देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, वो कितना संपन्न हो गया है। जम्मू कश्मीर में लोगों को 200 यूनिट तक प्रत्येक यूनिट के लिए 2 रुपए 30 पैसे देने होते हैं, लेकिन पीओके में यही 1 यूनिट बिजली 30 रुपए की है, 30 रुपए की। और वहां यह आंदोलन सस्ती बिजली के लिए ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान से चाहते क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी है कि अगर ईरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स, उसके बड़े बड़े पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और यह वही धमकी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के महीने में भी सीज फायर पर सहमति बनने से पहले दी थी, और बाद में वो फिर अपने बयान से पलट भी गए थे। एक बार फिर से राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप जब भी इस तरह से यू टर्न लेते हैं या धमकी देने के बाद पीछे हट जाते हैं, तो दुनिया इसे उनकी मैडमैन थ्योरी बताती है। यह वही कूटनीतिक रणनीति है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध के दौरान लोकप्रिय बनाया था। अब इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक नेता जानबूझकर अपने विरोधियों के सामने खुद को ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा आक्रामक, अप्रत्याशित और मैडमैन के रूप में पेश करता है, ताकि इससे विरोधी देश डर जाएं या दबाव में आ जाएं। और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बिल्कुल यही कहा जाता है कि वो इसी रणनीति को अपनाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से ईरान दबाव में आ जाता।
जबकि ईरान में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई ज्यादा असर दिखता नहीं है, बल्कि ईरान ने तो ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में अब गंभीरता और संजीदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलने की बात कही थी, लेकिन अपने इस बयान पर वो 24 घंटे में नहीं टिक सके और अब वो ईरान के पावर प्लांट्स और बड़े पुलों को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। जबकि ये धमकी इससे पहले उन्होंने इसी युद्ध में 3 बार दी और हर बार इस धमकी को वापस भी ले लिया। अब आप खुद सोचिए कि जब इस युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप कई बार अपने बयानों से पलट चुके हैं तो ईरान पर उनकी धमकियों का असर क्यों ही होगा, मतलब क्यों ही वो गंभीरता से इन धमकियों को लेगा। और अभी ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बावजूद अपने हमलों को जारी रखा हुआ है। अमेरिका ने लगातार चौथी रात भी ईरान पर 7 घंटे तक हमले किए हैं और यह युद्ध फिर से वहीं पहुंच गया है जहां पर 7 अप्रैल से पहले युद्ध खड़ा था। खैर, पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो सीज फायर कराया उसका नतीजा तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि जब भारत इस तरह के युद्ध में शांति का प्रयास करता है तो उनका क्या असर होता है, क्या इंपैक्ट होता है। साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था और दुनिया को डर था कि कहीं यह जंग परमाणु हथियारों तक न पहुंच जाए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कहा था और बाद में रूस ने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी बात राष्ट्रपति पुतिन गंभीरता से सुनते हैं और इसकी वजह दोनों देशों के पुराने संबंध और मित्रता है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको यह बताते हैं कि भारत से 7000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के पीटरबोरो शहर में एक 40 साल पुराने मंदिर की जगह को मस्जिद बनाने के लिए क्यों बेचा जा रहा है। यह कहानी भगवान श्री राम के उस मंदिर की है जिसे साल 1972 में युगांडा से निष्कासित हुए हिंदू परिवारों ने खुद स्थापित किया था। साल 1986 में यह मंदिर एक ऐसी इमारत में बना जिसे सिटी काउंसिल ने हिंदू परिवारों को खुद लीज पर दिया था और दावा है कि स्थानीय हिंदू परिवार पिछले 14 सालों से इस जगह को खरीदने की कोशिशें कर रहे थे। उन्हें उम्मीद भी थी कि स्थानीय प्रशासन उन्हें इस इमारत को दे देगा, सौंप देगा इमारत को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इस मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है। जी हां, मंदिर की जगह मस्जिद, और यह भी तब होने वाला है जब इस मंदिर के 56 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा हिंदू मंदिर नहीं है, जबकि पीटरबोरो शहर में 19 मस्जिदें, उसी शहर में 19 मस्जिदें हैं। इससे यह सवाल उठता है कि जिस शहर में पहले से 19 मस्जिदें हैं वहां एकमात्र हिंदू मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने के लिए यह इमारत क्यों दी जा रही है। हम चाहते हैं कि आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखें और यह भी समझें कि जब बात हिंदू अल्पसंख्यकों की आती है तो धर्मनिरपेक्षता का पैमाना बदल क्यों जाता है। यहां पर अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोग आखिर कहां चले जाते हैं, इस समय वो लोग कहां हैं। यह पूरा विवाद पहली बार तब चर्चा में आया जब पिछले साल पीटरबोरो सिटी काउंसिल ने अपना 6,500 करोड़ का कर्ज कम करने की प्लानिंग बनाई, योजना बनाई। इस योजना के तहत यह तय हुआ कि सिटी काउंसिल उन इमारतों की नीलामी करेगा जो उसने लीज पर दे रखी है। इनमें भी जिस इमारत में आज से 40 साल पहले भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ था, उस इमारत को भी नीलामी में शामिल कर दिया गया। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि वो इस इमारत को सिटी काउंसिल से खरीद लेगा और अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को बचा लेगा, लेकिन सिटी काउंसिल ने नीलामी में यह जमीन यूके इस्लामिक मिशन को बेच दी। आप बीबीसी की एक नई रिपोर्ट को देखिए जो यह बताती है कि इंग्लैंड और वेल्स में लगातार तीसरे साल ऐसा हुआ है जब नवजात बच्चों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा गया है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 5,957 लड़कों का नाम मोहम्मद रखा गया। इसके बाद 4,075 लड़कों का नाम नोआह और 3,278 लड़कों का नाम लियो रखा गया। पिछले 3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है जब इंग्लैंड और वेल्स में पैदा होने वाले लड़कों का नाम सबसे ज्यादा मोहम्मद रखा जाता है, जबकि 10 सालों में ऐसा हो रहा था कि जब लड़कियों का नाम सबसे ज्यादा ओलिविया रखा जाता था। और अब यह उस ब्रिटेन में हो रहा है जिसने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान में भारत का विभाजन किया था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको इंग्लैंड के बाद भारत के ही मंदिरों में लेकर चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, केरल के सबरीमाला मंदिर और गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगा। और अब यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू के श्री वैष्णो देवी मंदिर में भी 500 करोड़ रुपए की चांदी में हेराफेरी कर दी गई। इस मामले में जम्मू की एक अदालत ने जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सभी रिकॉर्ड साथ लाने का आदेश दिया है और इस जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस आदेश के बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में जो चांदी श्रद्धालुओं ने श्री वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई उसे हेराफेरी करके चुरा लिया गया, चांदी चुरा लिया गया। यह आरोप उस शिकायत के आधार पर लगाया जा रहा है जो कि जम्मू क्राइम ब्रांच के महानिरीक्षक और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि श्री वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई चांदी के साथ हेराफेरी हुई। यानी कि आरोप है कि जो चांदी मंदिर में लोगों ने दान में चढ़ाई, उस चांदी को गलाकर या उसमें मिलावट करके असली चांदी को चुरा लिया गया और नकली चांदी रख दी गई। शिकायत में शब्दशः लिखा गया है कि श्री वैष्णो देवी में कई सालों में 20 टन चांदी चढ़ावे में आई। ये बताते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की सरकार थी तब वहां के दरवाजे मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन के लिए आखिर क्यों बंद रहे। ये एक ऐसी खबर है जो पश्चिम बंगाल का वो दौर याद दिलाती है जब वहां पर बांग्लादेश के कट्टरपंथ की परछाई पड़ रही थी। हाल ही में तस्लीमा नसरीन ने बताया कि वो 20 साल बाद आखिरकार 1 अगस्त को कोलकाता लौट रहे हैं। वहां पर धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वो कोलकाता लौटने पर तस्लीमा नसरीन का स्वागत करेंगे। आज ये समझना जरूरी है कि आखिर तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल क्यों छोड़ना पड़ा था और इस वक्त के पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की कितनी घुसपैठ थी। तस्लीमा नसरीन का जन्म 1962 के पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और इसलिए वो बाद में डॉक्टर ही बने। उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन अस्पताल में काम करते करते तस्लीमा नसरीन ने समाज का एक ऐसा चेहरा देखा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, धर्म और समाज के नाम पर उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और यहीं से उन्होंने लिखना शुरू किया। शुरुआत में वो बांग्लादेश की पत्रिकाओं में लेख और कॉलम लिखती थी और उनके लेखों का विषय होता था पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी आप कह सकते हैं, महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, इस्लामिक कानूनों के खिलाफ उनकी जो लेख होते थे और इस्लामिक कानूनों के कारण महिलाओं पर पड़ने वाला असर। इन लेखों ने जल्द ही उन्हें मशहूर भी बना दिया और विवादों में भी लाकर खड़ा कर दिया। कई लेखकों ने पहले भी ऐसे विषय उठाए थे, लेकिन आलोचकों का कहना था कि तस्लीमा नसरीन की भाषा बेहद तीखी, बेहद आक्रामक थी और यही वजह है कि धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसमें भी सबसे बड़ा मोड़ तब आया 1993 में जब तस्लीमा नसरीन का उपन्यास लज्जा प्रकाशित हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा भी हो। यह कहानी एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार दत्ता परिवार की थी और इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 से। 6 दिसंबर जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। यह उपन्यास बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की पीड़ा दिखा रहा था और यह बता रहा था कि कैसे इस हिंदू परिवार को उन मुसलमानों ने भी नहीं बख्शा जिन पर वो भरोसा करते थे। लेकिन बाद में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि यह किताब तो इस्लाम को बदनाम करती है और कुछ कट्टरपंथियों ने भी यह कहा कि इस किताब से तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। और आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार ने इस किताब के प्रकाशित होने के लगभग 7 महीनों के बाद इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। यह विवाद चल ही रहा था कि एक अखबार ने यह खबर छापी कि तस्लीमा नसरीन कुरान में बदलाव करने के लिए कह रही हैं, जबकि तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उन्होंने कुरान में नहीं बल्कि शरीयत कानून में बदलाव की मांग की थी। रियाद से लागू भी हो गया है, जिसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापारियों और आम लोगों को होगा।
यानी कि आपको होगा, जब दो देशों के बीच में एफटीए जैसा कोई व्यापारिक समझौता होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उनके बीच में व्यापार को आसान बनाया जाएगा और इसके तहत कई सामानों पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ऐसा होने पर दोनों ही देशों के लोगों को एक दूसरे का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है और व्यापारियों को एक नया बाजार भी मिल जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि सीईटीए हुआ है, उसके मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन टैरिफ नहीं लगाएगा और ठीक उसी तरह से भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब यह है कि दोनों ही देशों के व्यापारियों और किसानों को एक नया बाजार मिलेगा जहां पर वो कम कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे और आम लोगों तक ज्यादा विकल्प कम कीमत पर मिल जाएंगे। यह समझौता भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बूस्टर माना जा रहा है। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $3.96 ट्रिलियन, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था $3.86 ट्रिलियन की थी। दोनों ही देश व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाकर अपनी असली अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देना चाहते हैं। अभी तक भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब 2,23,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत का ब्रिटेन को कुल निर्यात 1,19,000 करोड़ रुपए का है और ब्रिटेन का भारत को कुल निर्यात 1,04,000 करोड़ का है। यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस पर है और उसका व्यापार लाभ सीधा सीधा सा है 15,000 करोड़ का। अभी ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% है और भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 2% है। सीईटीए होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और कीमतों के मामले में ब्रिटेन में भारतीय कंपनियां अन्य देशों की कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किस तरह से मिलेगा। जो आपके मन में भी यह सवाल कौन रहा होगा? लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयल, एस्टन मार्टिन, बेंटले, मिनी और मैक्लेरन जैसी ब्रिटिश कार कंपनियां भारत में पहले से कम कीमत पर अपनी गाड़ियां बेच पाएंगी। सीईटीए के तहत इन हाई एंड गाड़ियों पर यह टैरिफ को अगले 5 सालों में 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इसके अलावा दी बॉडी शॉप, मॉल्टन ब्राउन, एलिमस और शार्लेट टिलबरी जैसे जो बड़े बड़े ब्रिटिश कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, भारतीय बाजारों में कम कीमत पर पहुंच भी जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटेन की सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनियां भी भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह से भारत का टेक्सटाइल, लेदर, जेमस्टोन, ज्वेलरी, पेपर, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, खनिज, खेलकूद की चीजें और केमिकल पर ब्रिटेन में टैरिफ कम या फिर शून्य कर दिया गया है। यानी कि इससे जुड़े हुए व्यापारियों को, किसानों को सीधा फायदा होगा। जैसे ब्रिटेन में अभी तक भारतीय प्रोसेस्ड फूड पर 70% तक टैरिफ लगता था, सी फूड पर करीब 21%, इंजीनियरिंग से जुड़े सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, लेदर और फुटवेयर पर 16%, कपड़े पर 12%, केमिकल और फार्मा प्रोडक्ट्स पर 8% तक टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब इन पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 0 कर दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को एक बड़ा फायदा होगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में काम करने वाले भारतीयों के सैलरी का जो 25% पैसा ब्रिटेन सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जाता था, वो पैसा अब सीधे भारत में उनके पीएफ अकाउंट में ब्याज के साथ जमा होगा। इससे ब्रिटेन में काम करने वाले 75,000 भारतीयों को फायदा होगा। दोनों ही देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां पर काफी पहले से काम कर रहे हैं और यहां के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की कंपनीज पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के देशों में काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। यूके में 971 भारतीय कंपनियां ऑपरेट करती हैं, इनमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी तरह भारत में 667 ब्रिटिश कंपनियां इस समय काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें 5 लाख लोग काम करते हैं। और माना जा रहा है कि सीईटीए के बाद इन कंपनियों को अपना काम
और ज्यादा फैलाने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों ही देशों के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से भी बिल्कुल इसी तरह का कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि ब्रिटेन के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 17% है। ब्रिटेन ने चीन के साथ भी कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। कुल मिलाकर CETA जैसा व्यापारिक समझौता होने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत होंगे। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आप सब लोग फॉलो तो कर ही रहे होंगे। स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है, लेकिन फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा कौन, इसका फैसला आज रात उस महा मुकाबले में होगा जो 90 मिनट का आम फुटबॉल मैच नहीं है, बल्कि एक जंग है। जब हमने शब्द जंग का इस्तेमाल किया है तो आप ध्यान से सुनिएगा क्यों। फीफा का यह दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। फुटबॉल की दुनिया में इन दोनों ही देशों की दुश्मनी बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला, यानी कोई भी हारना नहीं चाहता। 2005 के बाद पहली बार इंग्लैंड और अर्जेंटीना किसी बड़े टूर्नामेंट में आमने सामने है। लेकिन आखिर ये कौन सी दुश्मनी है जिसने इस मुकाबले को जंग जैसा बना दिया है?